जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इन तीनों की चर्चा कर चुके हैं। और इसमें मैंने कोशिश की है अधिक से अधिक टॉपिकों के बारे में चर्चा करें और उनके बारे में बताने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ सभी को समझ आया होगा। आज हम चर्चा करेंगे भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अब इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो भाग है, इसमें जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे पास इतने संसाधन और ये सब नहीं थे कि इनके बारे में ज़्यादा हम विचार कर सकें। तो ये हमारे देश के शासन के मूलभूत आधार तो हैं, लेकिन इनको हम जैसे मौलिक अधिकार है जो हर हाल में लागू होना ही होना है, इसके बारे में हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये लागू नहीं होगा। अगर लागू नहीं होगा तो इसका रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय इसकी रक्षा करता है, तो लागू करवा के ही रहेगा, ऐसे या वैसे। तो जब स्वतंत्र संविधान का निर्माण हो रहा था तब देश की स्वतंत्रता जो है नवजात स्थिति में थी, मतलब एक छोटे जैसे नवजात शिशु होता है ना, उस स्थिति में थी। तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही समझ लो, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था, ये एक उद्देश्य था। लेकिन राजनीतिक एकीकरण हुआ ही था स्वतंत्रता के समय। उसके बाद हमारे पास कई सारे सवाल ऐसे थे, पर हमारे जैसे पशुओं का संरक्षण, समान नागरिक संहिता, ये संवेदनशील मुद्दे थे। और उस समय हमारा देश सांप्रदायिक सद्भाव की उतनी अच्छी स्थिति में नहीं था कि जो इन सब चीज़ों पे एकदम फर्म डिसीजन ले सके, इसलिए इसको हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल किया। तो जो अगर इनमें कुछ भी बदलाव होता है, जैसे हमें ज़रूरत कुछ दिखती है, तो इसको हम बदल के कानून दूसरे भाग में भी डाल सकते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 45 को बदल के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A में डाल दिया, शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा के लिए। ऐसे ही अभी समान नागरिक संहिता भी बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको भी बदल सकते हैं। और जैसे आर्टिकल 40 है पंचायत, इसको भी हमने बदल के आर्टिकल 243 में एक अलग से चैप्टर ही एक भाग ऐड किया है, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे बदलाव समय समय पर हो रहे हैं, लेकिन अभी इसका मेन उद्देश्य तब जब संविधान बन रहा था यही था कि जब कोई भी राज्य किसी भी कानून का निर्माण करेगा, कोई भी लॉ बनाएगा, तो वो इन सबको नज़र में रख के ही बनाएगा, इन सब का उल्लंघन ना हो। परंतु अगर इनका उल्लंघन हो भी रहा है तो कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता है, न्यायालय जाके और ज़बरदस्ती इनको लागू नहीं करवा सकता है। मेन उद्देश्य इसका ये था। तो इसका ऑलरेडी जो आर्टिकल ये पहले देखते हैं कि लिए कहाँ से लिया। ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। लेकिन और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? आयरलैंड लिया था स्पेन से, स्पेनिश संविधान से आयरलैंड ने लिया था, ठीक है। और स्पेन ने क्या किया था? स्पेन ने इसे स्वयं बनाया था, स्पेन ने इसको स्वयं बनाया था। तो DPSP की अवधारणा जो है ना, आर्य संविधान से आई थी। और बाकी जो इसका उद्देश्य क्या था वो बता ही दिया है। तो अभी हम डायरेक्ट आते हैं आर्टिकल, इसका ये आर्टिकल भाग 4 है। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है। तो आर्टिकल 37 क्या करता है? राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। ऑलरेडी भाग 3 में हमने जो आर्टिकल 12 है उसमें हमने राज्य की परिभाषा बताई है, वो सेम परिभाषा इधर लागू होती है। तो जैसे हमने बताया था, कोई भी राज्य का निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमको चाहिए होती है ज़मीन, ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद हमको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास होंगी फिर हमको चाहिए सोवरेनिटी, ठीक है। हमारे पास ज़मीनी भूभाग होना चाहिए, उसके बाद जनसंख्या होनी चाहिए उसमें रहने के लिए, अब उस जनसंख्या को चलाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब जब ये तीनों चीज़ें हैं तो हमारे पास सोवरेनिटी होनी चाहिए कि हम अपने आंतरिक जितने भी निर्णय खुद ले सकें, तो राज्य का निर्माण होता है। तो ऐसे ही जितने भी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी देश है वो एक राज्य कहलाते हैं। ये सब चीज़ें जिसके पास होती हैं वो राज्य कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही
तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 37 में है। उसका आर्टिकल, ये यहाँ पे हमने गलत लिखा है, ये आर्टिकल 36 होगा, ये जो है ना आर्टिकल 36 होगा। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। उसके बाद आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 क्या बोलता है, अगर आर्टिकल 37 में है कि अगर हम इनका जो आर्टिकल हमारे डीपीएसपी के जो आर्टिकल हैं वो 36 से लेके 51 तक अगर ये ठीक से लागू नहीं होते, ये 37 इसमें हमने ऐड नहीं किया है, 36 की जगह 37 डाल दिया था, ये गलती से हो गया है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारा ये जो आर्टिकल हैं लागू नहीं होते हैं तो ये आर्टिकल 37 में कि आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसको जस्ट हम फॉलो करवा सकते हैं किसी भी राज्य से, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में है कि अगर आपका आर्टिकल 36 से 51 में अगर हनन हो रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है, ये खुद लिख लेना आप लोग, ठीक है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि यहाँ पे लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है, लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करना है। जो भी इधर देखो, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, आय, जितनी भी चीज़ें हैं इनमें सब में बस मेन है कि लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है, ठीक है, लोक कल्याण के लिए कार्य करना है। आर्टिकल 39 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन हमें देना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सिंपल ये चीज़ ध्यान रखो। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करना है, इसमें सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त ध्यान देना है, कुछ व्यक्तियों के पास धन संकेंद्रित हो बचाना है, पुरुष और महिला को दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। तो मैंने ये श्रमिकों की शक्ति और सहायता, इस तरह कई सारे पॉइंट हैं, बट मेन यही है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। इसमें जेंडर का भेद नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि मेल है तो ज़्यादा पैसे देंगे और फीमेल है तो कम देंगे, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहाँ पे है इसमें, ये है आर्टिकल 40 में देखना क्या है, राज्य ग्राम पंचायत को स्वशासन का मतलब ग्राम पंचायत है, इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। आर्टिकल 40 को अभी बदल दिया गया है, अब ये आर्टिकल 243 में एक कानून बन चुका है। तो इसमें ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा और बताया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता मामलों में कार्य में कुछ शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। तो ये सब आर्टिकल 41 में दिया गया है। एक आर्टिकल 39 का ए भी है, वो मैं बताना भूल गया, इसमें लिखा कि नहीं लिखा। आर्टिकल 39 का ए इसमें शायद नहीं है, हाँ, तो उसी में ऐड होगा। आर्टिकल 39 का ये है कि आपको अगर राज्य में कोई बंदों की प्रॉब्लम है तो उनको निःशुल्क विधि सहायता देना है, तो ये अवॉइड कर लेना, ठीक है। आर्टिकल 39 का ए में आर्टिकल 41 हो गया। आर्टिकल 42, 40 बता ही दिया, 41 भी हो गया। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 में क्या है कि कुछ दशाओं में 41 बता दिया ना, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना है सार्वजनिक सहायता पाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 42 में क्या है, कोई भी अगर बीमार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसको हार्डवर्क नहीं देना है, ठीक है। अगर महिलाओं को डिलीवरी के समय लीव देना है, और पुरुषों को भी अगर उनकी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट हैं तो उनको पुरुषों को भी 15 दिन की छुट्टी देना है ताकि वो ख्याल रख सकें। प्रसूति सहायता देना है, तो आर्टिकल 42 में कई सारे पॉइंट हैं। तो इसमें भी मानव परिस्थितियों को सुनिश्चित करने में मात्र तो रात का प्रावधान करेगा, ठीक है। आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में क्या है कि कामगारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, जो भी काम करता है तो उनको निर्वाह योग्य मजदूरी देना है, एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास कर सके। मतलब अगर कोई भी काम करना आ रहा है, कोई भी वर्कर है, तो उसको निर्वाह योग्य मजदूरी देना है, और जो न्यायसंगत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 43 का ए, अगर कोई भी उद्योग प्रबंधन हो रहा है तो उसमें श्रमिकों की भागीदारी जरूरी है, 43 का ए में। और 43 ए हो गए। 44 ऑलरेडी बता ही दिया मैंने, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक सहायता के बारे में। 44 आर्टिकल 44 है, इसमें अभी बात चल रही है समान नागरिक सहायता के बारे में, 44 में है। और उसके बाद आर्टिकल 45 समान नागरिक सहायता तो पता ही होगा कि जैसे एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है, हिंदू और मुस्लिम का जो विवाह है सभी के लिए बराबर होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। हिंदू जो हिंदू कोड बिल के हिसाब से चलता है, मुस्लिम जो है अपना मुस्लिम धर्म जो है उसके हिसाब से चलता है।
तो मुस्लिम धर्म में क्या है, 4 शादियाँ करने का बोला गया है। हिंदू कोड बिल में बोला है कि एक हिंदू एक ही शादी कर सकता है। इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 45 में है, इधर आर्टिकल 44 है ना इधर। उसके बाद आर्टिकल 45 है, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल गवर्नमेंट करेगी, और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है वो गवर्नमेंट निःशुल्क देगा। तो अभी ये जो इसका दूसरा पार्ट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार बना दिया है, जो आर्टिकल 21A में है, जो 86 संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, 2002 में हुआ था। इसको अभी मूल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 45 कंप्लीट हो गया। और आर्टिकल 46 देखते हैं। आर्टिकल 46 में है, जो भी राज्य में हमारे समाज में कोई कमज़ोर वर्ग हैं तो उनको विशेषकर अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, SC ST, उनको शिक्षा का अधिकार और उनके हितों को बढ़ावा देना है 46 में। आर्टिकल 47 में क्या है कि मतलब पोषाहार रखना है, मतलब और मादक पदार्थ, नशीली दवाइयों पर रोक है। ये आर्टिकल 47 में हानिकारक नशीले पदार्थ सेवन पर रोक है। 48 में क्या है, गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और मवेशियों पालन नस्लों में सुधार करना है। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना है। नाबार्ड से आप लोन ले सकते हैं। दुधारू पशुओं की हत्या में रोक लगाना है ताकि पशुओं पर भी रोक लग सके और हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बढ़ सके। 48 का ए भी एक है, इसमें दिया नहीं है। 48 का ए जो है उसमें क्या बोला गया है, पर्यावरण, वन्य और जीवन का ध्यान रखना है, पर्यावरण संरक्षण पे बढ़ावा देना है, उनका ध्यान रखना है। आर्टिकल 48 ए दिया है इधर। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, रक्षा करना है। आर्टिकल 49 में क्या है, जो भी हमारी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा करना है। आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा करना, ये राज्य का काम है। ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये सब राज्य के लिए कानून है कि राज्य को इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के ही कोई अन्य लॉ बनाएगा ताकि इनका हनन ना हो। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे पे सवाल नहीं उठाएंगे। ठीक है, राज्य की लोकसभा में न्यायपालिका कार्यपालिका अलग करने के लिए कदम उठाना है। आर्टिकल 51 में क्या है कि कोई भी राज्य जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा और बढ़ावा देना चाहिए। तो ये हमने सारे आर्टिकल की चर्चा कर ली। हमारा भाग 4 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भाग 4A आएगा, 4A, उसमें मौलिक कर्तव्य, वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको बस हम जस्ट थोड़ा बता देते हैं, जैसे राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि, ये तो इसी का हो गया। DPSP में संशोधन भी कुछ हुए थे, तो इसमें 42 संविधान संशोधन हुआ था। इसमें नए निर्देश जोड़े गए, भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। 39A जोड़ा गया था, गरीबों को निःशुल्क सहायता देना है। 43A में उद्योग प्रबंधन सर्वों की भागीदारी होनी चाहिए। 48A में पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये 42 में सारा हुआ था। 39 है, 43 है, 48 है, तीनों जो ए जोड़े गए हैं 42 में संविधान। उसके बाद 44 संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, जो शिक्षा का था, उसको 21A में डाल दिया आर्टिकल 45 में। ये हुआ था। एक चंबकम दुराई राजन का केस आया था बनाम मद्रास राज्य, तो इसमें क्या बोला गया था, मौलिक अधिकार नीति के बस एक संघर्ष था। तो उसमें क्या बोला गया था कि अगर DPSP और मौलिक अधिकार जो हैं उनमें अगर दोनों में कोई भी केस आता है तो उसमें मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे, DPSP मान्य नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसका मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसके बारे में हमने चर्चा की है। इसमें सीधा इसमें बस एक वर्ड जो आया था, एक टर्म, तो मूल संरचना है, संविधान की मूल संरचना है, उसको नहीं आप बदल सकते हो, पर मूल अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं। तो इसके बारे में पीछे हमने चर्चा की है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसके बारे में हमने चर्चा की है। उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे जो DPSP है ना, इनका अलग अलग सिद्धांत है। जैसे एक समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है, उदार और बौद्धिक सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो समाजवादी सिद्धांत में हमारे जितने कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A, ये हमारे समाजवादी सिद्धांत में आते हैं आर्टिकल। उसके बाद गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, ये गांधीवादी में आते हैं। ठीक है, फिर उदार बौद्धिक सिद्धांत
कौन कौन से आते हैं बौद्धिक सिद्धांत में? तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 बौद्धिक सिद्धांत क्या बोलते हैं? सभी को बराबर देखना, तो उसी में आता है आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, ये सब आते हैं बौद्धिक सिद्धांत में। इस तरह से इसको मतलब कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इन पर थोड़ा ध्यान दे देना। तो आज हमने DPSP की चर्चा कर ली। अभी नेक्स्ट हमारा भाग आएगा भाग 4A मौलिक कर्तव्य, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे डिस्कस। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।